हेलो बच्चों, कल हम पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन कंडीशन में पढ़ना है। यहाँ पर दो कंडीशन हमने कल पढ़ लिया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक ऐसे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जो बिंदु न तो अक्षीय स्थिति में हो और न ही निरक्षीय स्थिति में, यानी एनी पॉइंट कहीं भी अगर दे दिया जाए द्विध्रुव के कारण उसके चारों ओर स्थित किसी भी बिंदु पर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए एक रिलेशन हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system in which two equal and opposite charge, equal plus q minus q, equal and opposite charge, opposite in nature, situated at very nearest to each other, 2l distance इसके बीच में ली जाती है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, तो इसको हम माइनस कर ले रहे हैं और इसको प्लस कर ले रहे हैं। अपनी सुविधा के लिए हम इसको माइनस कर दिए, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, दोनों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P से रिप्रेजेंट करते हैं। P की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइंग बाई 2L, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 2L। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हमें कैलकुलेट होता है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन हो गई ऐसे। इसका सेंटर O पॉइंट पर, यहाँ पर इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर O हो गया, O बना लिए। अब हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ पर ज्ञात करना है? किसी भी स्थिति में ज्ञात करना है। वो बिंदु कहाँ है? इसके मध्य बिंदु से काफ़ी दूरी पर, काफ़ी अधिक दूरी पर एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। डिस्टेंस यहाँ से इसके लिए r के बराबर ले ली गई है और ये एंगल हम मान सकते हैं थीटा के बराबर। तो एक वैद्युत द्विध्रुव AB नाम ले सकते हैं। AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया AB, जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिल करके बना। बीच की अल्प दूरी 2L, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर, दूर की दिशा में, यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, काफी दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ इसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इसमें हम उपाय करेंगे। ये बीच की अल्प दूरी 2L होती है, इसको जानते हैं, दिखाना कोई ज़रूरी है नहीं यहाँ पर। अब करेंगे क्या कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वियोजित करेंगे टू कंपोनेंट में, दो घटकों में इसको वियोजित करेंगे। तो जब वियोजित करेंगे इसे दो घटकों में, ये मध्य बिंदु आपका O था, तो दो घटकों में इसको वियोजित करेंगे तो घटक कैसे कैसे मिलेंगे? एक घटक इस P का एक घटक मिलेगा, एक घटक मिलेगा इस डायरेक्शन में और दूसरा वाला मिलेगा ऐसे ऐसे। इस वेक्टर P का जो प्रारंभिक सिरा है, इसको ये से मान लें परपेंडिकुलर, ये टू कंपोनेंट ये ऐसे लिए जाएं, तो एक OP की डायरेक्शन मिलेगा और दूसरा OP की
परपेंडिकुलर मिलेगा। तो इस P का दो कंपोनेंट आया, एक OP की डायरेक्शन में और दूसरा OP के परपेंडिकुलर। अब चूंकि जिस पर थीटा बना है वो कंपोनेंट P का, वह कंपोनेंट जिस पर थीटा बना है वो P cos थीटा कहलाएगा, और इस P का वह कंपोनेंट जो OP के परपेंडिकुलर है इस तरह से आया है, इसको हम P sin थीटा कह सकते हैं। ऐसे तो ये ऐसे बन गया, इस तरह से। फिगर पर विचार कर लें एक बार। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल AB माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिल करके बना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P A से B की डायरेक्शन में है। हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से P पॉइंट पर जो r दूरी पर स्थित है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहते हैं, जो थीटा डायरेक्ट एंगल पर बना है। यहाँ से करेंगे क्या, इसके लिए हमने P को दो घटकों में वियोजित किया। ये P का दो घटक कौन मिला, एक घटक OP की डायरेक्शन में मिला जो P cos थीटा, और दूसरा OP के परपेंडिकुलर P sin थीटा। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पहले हम लिए थे AB, ये दो कंपोनेंट में वियोजित हो गया, तो उसका एक जो घटक आया है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बना है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव AB था उसको अब हम दो घटकों में वियोजित कर लिए, तो अब हमें दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल गए। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये मिल गया, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये मिल गया। जो ये वाला मिला उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा, और ये वाला जो मिला उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा मिलेगा। तो जो P cos थीटा वाला वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लिए जो P पॉइंट है, क्योंकि इसी द्विध्रुव की अक्ष पर P बिंदु पड़ रहा है, इसलिए इस वाले के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा, और जो दूसरा ये वाला है इसके मध्य बिंदु के लंबार्धक पर स्थित बिंदु P है, इसलिए दूसरा जो घटक जो था जिसका आघूर्ण P sin थीटा आया, इसके लिए P पॉइंट निरक्षीय रेखा पर आएगा। तो अब हमें दो वैद्युत द्विध्रुव मिल गए हैं, एक के कारण P बिंदु अक्षीय स्थिति में है और दूसरे वाले के कारण निरक्षीय स्थिति में है। तो अगर P cos थीटा वाला जो कंपोनेंट आया इसके कारण बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी, घटक P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने द्विध्रुव लिया है उस द्विध्रुव के घटक P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए ये P बिंदु अच्छी स्थिति में आएगा। तो E1 इक्वल टू, फार्मूला कल पड़े अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P, P की जगह पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका P था, आज इस कंपोनेंट का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, तो जो P था उसकी जगह यहाँ पर आज P cos थीटा आ रहा है अपान R क्यूब, ये आया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दूर की ओर, ऐसे E1 की डायरेक्शन ऐसे आ गई, ऐसे। अब जो दूसरा वाला घटक है कौन, द्विध्रुव के घटक P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इसको E2 माने बराबर कितना, तो इस घटक के कारण द्विध्रुव के
ये वाला जो घटक आया ये वाला, इसके कारण P बिंदु निरक्षीय स्थिति में है तो उसका फार्मूला लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। निरक्षीय स्थिति में P/r³ होता है तो P की जगह तो यहाँ पर जो वियोजन वाले पर जो घटक मिला था वो P sin थीटा है, तो इसको हम P sin थीटा लेंगे r³। ये आया। डायरेक्शन किधर होगी? निरक्षीय स्थिति में डायरेक्शन होती है द्विध्रुव की अक्ष के समांतर और प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, तो ऐसे होगी E2, ऐसे E2। E1 और E2 डायरेक्शन के साथ हम देख लिए, वैल्यू निकाल लिए। हम देख रहे हैं कि वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट, जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी का फार्मूला, जब दो वेक्टर A और B एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए रखे जाते हैं तो उनका परिणामी का ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन निकालना हो तो tan थीटा बराबर b sin थीटा अपान a + b cos थीटा, ऐसे पढ़े हैं। परपेंडिकुलर रहेंगे तो थीटा का मान 90 आ जाएगा, और थीटा का मान 90 आ जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी √a² + b², और tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा बराबर, थीटा 90 रख देंगे, sin 91 हो गया, cos 90 0, तो b/a ऐसे। तो जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड √a² + b² होता है और डायरेक्शन tan थीटा बराबर b/a होता है। इसके आधार पर यहाँ पर वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो इनका परिणामी E बराबर क्या आएगा? तो इनका परिणामी आएगा E = √E1² + E2²। वैल्यू पुट करेंगे = √E1²। अब E1 की वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपान r³ होल स्क्वायर प्लस E2²। इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपान r³, इसका होल स्क्वायर, ऐसे। अब हम देख रहे हैं इसमें कि कुछ कॉमन मिलेगा। हाँ, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन दोनों में है, P दोनों में है अपान r³, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ का होल स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आएगा, और उस होल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, ये बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा रूट में 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। यहाँ से केवल sin थीटा बचा था, होल स्क्वायर sin² थीटा। यहाँ ये 2 cos थीटा था तो 4 cos² थीटा। ये दोनों में p/r³ के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बाहर निकल गया रूट के, तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ रूट, इसको लिख सकते हैं 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ऐसे। जो 4 cos² थीटा था, 3 cos² थीटा और cos² थीटा, 4 cos² थीटा था, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने से इसकी जो वैल्यू आएगी ये 1 के बराबर आ जाएगी, तो बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ रूट 3
cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट O। तो E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम अच्छी स्थिति में बात करते, यदि अच्छी स्थिति में बात करते तो अच्छी स्थिति में P बिंदु होता तो कहाँ पर होता, यहाँ पर होता। द्विध्रुव AB के अच्छी स्थिति में यहाँ पर होता, ये P बिंदु यहाँ पर आ जाता। जब वहाँ पर आता P बिंदु तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 को बाहर कर देंगे 2 आ जाएगा। 1/4πε0 2P/r³, जैसा कि अच्छी स्थिति में हमने पढ़ा था वो फार्मूला आएगा। निरच्छी स्थिति में होगा तो P बिंदु ठीक लंबार्धक पर आएगा, थीटा की वैल्यू 90 आएगी। जब 90 आएगी तो ये तो cos 90 0 हो जाएगा, तो केवल बचा 1, फार्मूला 1/4πε0 P/r³। तो एक ये ऐसा फार्मूला हमें मिल गया जिसके द्वारा हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी भी स्थिति में कोई बिंदु P हो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्शन निकालना हो तो tan थीटा बराबर B/A। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो मान लेते हैं कि ऐसे आएगी। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टरी ऐसे इस डायरेक्शन में आएगी। अगर परिणामी तीव्रता यहाँ से फाई एंगल पर हो तो tan फाई के साथ हम निकाल सकते हैं tan फाई इक्वल टू B/A। तो B का मान तो यहाँ पर E2 के रूप में है, तो E2/E1 बराबर E2 की वैल्यू में E1 की भाग दे देंगे। जैसा कि E2 की वैल्यू को हमने ज्ञात किया था 1/4πε0 और P sin थीटा आया था r³, और E1 की वैल्यू 1/4πε0 2P cos थीटा आया था r³। तो ये 1/4πε0 ये सब कट जाएगा, r³ कट जाएगा, P से P कट जाएगा, ऊपर sin θ/2 cos थीटा, यानी ये बचेगा 1/2 sin θ/cos थीटा बराबर tan थीटा। ये डायरेक्शन इससे मिल जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी या किस डायरेक्शन में काम करेगी, फाई की वैल्यू इससे कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन, उसका हम डेरिवेशन कर लिए। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आपका हो गया। अब इसमें एक हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट हेडिंग है, परीक्षाओं में बहुत बार आई है। हम एक हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोमेंट ऑफ कपल यानी बलयुग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बलयुग्म काम करता है। उस बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, एक इसका डेरिवेशन करेंगे। बहुत बार परीक्षाओं में ये आया है
तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए बताया गया था कि यदि हम समांतर और समदूरस्थ बल रेखाओं को खींच लें तो वे एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पर इन समांतर रेखाओं से एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये समांतर रेखाएं खींची हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को बता रही हैं। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ऐसे हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया। एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा है, मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से तिरछा करके ऐसे रखा है। एक ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव। जब इलेक्ट्रिक डायपोल की बात आ जाए तो इसमें दोनों आवेश प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, ऐसे ये दो वैद्युत द्विध्रुव। बीच की जो दूरी होती है सेंटर ओ इसका होगा और जो बीच की दूरी आएगी वो कितने के बराबर आएगी, तो बीच की दूरी 2l, बार बार यूज किए इसका 2l डिस्टेंस। ऐसे कैसे रखा है तो ऐसा मान भी सकते हैं कि ये थीटा डायरेक्शन में। माना एक समान वह वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव का निर्माण माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से हुआ है जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। थीटा एंगल बनाते हुए हमने इस पर रखा है। तो इस पर एक बलयुग्म काम करता है। बलयुग्म क्या है, कैसे काम करेगा, तो बलयुग्म किस तरह से काम करेगा। हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़े थे, E बराबर F बटे में Q या Q0, तो F बराबर यहाँ से Q0 E। ऐसे वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q0 या Q रखा जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E है तो Q आवेश पर बल लगेगा F बराबर Q0 E। E बराबर F बटे Q0 से F बराबर Q0 E। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में कोई आवेश Q रख दिया जाए तो उस पर लगता है एक बल F बराबर Q0 E। इस बल की दिशा अगर आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणात्मक है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये देखें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह पर कैपिटल E के बराबर है। Q आवेश रखा है तो Q आवेश वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तो इस पर एक बल लगेगा। उस बल की वैल्यू होगी QE, उस बल की वैल्यू होगी QE। किस दिशा में, धन आवेश है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। ऋण आवेश यहाँ माइनस क्यू है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी कैपिटल E है क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर बल लगेगा QE इस डायरेक्शन में। ऐसे बल QE ही लगेगा, माइनस QE नहीं, QE ही लगेगा। बस प्लस Q आवेश है तो दिशा तीव्रता की दिशा में और माइनस Q है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में। ये दो बल हैं। कैसे हैं ये बल, देख रहे हैं, जितना ये बल उतना ये बल, परिमाण में समान है, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशाओं में है, और एक चीज आपस में ये समांतर है। समांतर है, इसके ये डायरेक्शन है और इसकी ये डायरेक्शन है, पर ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो समान, विपरीत तथा समांतर ये दोनों बल हैं। ये दोनों बल मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बलयुग्म का मतलब ऐसे, एक ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा है तो ये इस पर एक बल इधर लगेगा, दूसरा बल इधर लगेगा, तो ये दोनों बल मिलकर के ये मिड पॉइंट O से इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे एक ये वाला खींचेगा इधर की ओर, ये वाला खींचेगा इधर की ओर, तो ये क्या करेगा निकाय, ये घूम जाएगा। तो जब दो बल समान, विपरीत और समांतर लग करके किसी निकाय को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो ये दोनों बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ये बलयुग्म क्या करेगा, ये बलयुग्म इस द्विध्रुव को घुमाएगा। जो द्विध्रुव इस तरह से है तो ये बल इस पर इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये दोनों बल मिलकर के इसको घुमाएंगे और घुमा करके ऐसे कर देंगे। जब ऐसे कर देंगे ये द्विध्रुव ऐसे हो जाएगा तो QE बल इधर लगेगा, QE बल इधर लगेगा, ये दोनों
परिमाण में बराबर, दिशा में अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और ये द्विध्रुव अपनी साम्य स्थिति में ठहर जाएगा, रुक जाएगा, इसमें फिर रोटेशन नहीं होगा। लेकिन जब भी हम इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कोई भी दिशा बना करके नीचे या ऊपर कोई कोण बनाते हुए रखेंगे तो इस पर ये बलयुग्म काम करेगा और ये बलयुग्म इस द्विध्रुव को घुमा करके सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा। इसी को कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म, रिस्टोरिंग कपुल। एक ऐसा कपुल जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है उसे हम रिस्टोरिंग कपुल कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। इस वैद्युत द्विध्रुव पर ये दो बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर हैं, ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और ये बलयुग्म वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है द्विध्रुव को, इसलिए इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। हमें इसी प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो आघूर्ण कैसे निकालेंगे? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर इन दोनों में से एक बल, तो दोनों में से एक बल F लिख सकते हैं या QE, दोनों में से एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ऐसे बलयुग्म का आघूर्ण होता है जो दो बल काम करते हैं उनमें से एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। एक बल ऐसे काम करा है, इसकी क्रिया रेखा ऐसे है, दूसरा बल ये काम करे, इसकी क्रिया रेखा ऐसे है, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं तो ये ऐसे और ये ऐसे, बीच की लंबवत दूरी ये होगी, ये दूरी नहीं होगी, ये 2l लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी कौन होगी? तो ऐसे इसको पीछे मिला सकते हैं, ऐसे मिला दिया जाए, इसको मिला लें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। एक बल ये है, दूसरा बल ये है, बीच की लंबवत दूरी ये है। यदि ये थीटा है तो ये तो थीटा ही होगा, ये थीटा होगा। ये 2l का ये थीटा है, इस पर अगर वियोजन करना चाहते तो 2l का जिस पर थीटा, ये वियोजन 2l cos थीटा आया था, लेकिन हमें लंबवत दूरी से मतलब है तो ये लंबवत दूरी 2l sin थीटा ही आएगी, 2l sin थीटा ये वैल्यू आएगी। समझना है? तो यदि इस त्रिभुज में हम sin थीटा ले लेते, sin थीटा, तो थीटा के सामने लंब, sin थीटा बराबर ये लंब, तो लंब वाली भुजा आ जाती, तो लिख दे रहे हैं लंब बटे में कर्ण की वैल्यू 2l। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लंब वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है? 2l sin थीटा। ऐसे तो ये 2l sin थीटा आ गई, वैल्यू रख देंगे टाउ बराबर QE गुणे 2l sin थीटा बराबर Q इंटू 2l बचा E sin थीटा। Q इंटू 2l ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, P है, तो P E sin थीटा ये टाउ की वैल्यू। ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक मिला, टाउ बराबर PE sin थीटा। एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो उस पर एक कपुल काम करेगा, उस कपुल का जो हम मोमेंट निकालेंगे, उसका आघूर्ण निकालेंगे, वो वैल्यू आएगी टाउ बराबर PE sin थीटा। इसको वेक्टर के रूप में लिखना हो तो टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि A क्रॉस B बराबर AB sin थीटा, तो P क्रॉस E बराबर PE sin थीटा। इसको वेक्टर के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन बनाएं, एक दो कंडीशन इसमें देखें, तो उस कंडीशन में हम ये विचार करें
कि यदि थीटा को 0 मान लिया जाए, थीटा को 0 मान लेने का मतलब ये द्विध्रुव कैसे रखा हो, वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में रखा हो, तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जा रही है, टाउ की वैल्यू 0, यानी उस पर कोई बलयुग्म काम नहीं करेगा, उसका आघूर्ण शून्य होगा। ये बैलेंस रहेगा, थीटा बराबर 0 रहेगा, ऐसे रहेगा, क्यों इधर काम करेगा, इधर काम करेगा, कोई कपुल नहीं बनेगा, तो इसका आघूर्ण शून्य होगा। दूसरी कंडीशन में यदि थीटा को 90 रखा जाए, 90, यानी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके परपेंडिकुलर रख दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। हम जानते हैं कि थीटा को 90 कर रहे हैं तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो साइन 90 साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगी तो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, टाउ मैक्स आ जाएगा, और टाउ मैक्स की वैल्यू पीई के बराबर आएगी। अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण कब होगा, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया जाए, तो टाउ मैक्स बराबर पीई के बराबर आएगा। अब इसमें यदि ई की वैल्यू को 1 रखें, ई इक्वल टू 1 कर दें, 1 कर दें, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी। टाउ मैक्स यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, पी माने वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। ये बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव, पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और टाउ मैक्स क्या है, टाउ क्या है, ये टाउ है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है। तो P माने किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, टाउ मैक्स माने उस बलयुग्म, उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो द्विध्रुव को कहाँ रखते हैं, एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन कैसे रखते हैं, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ये परीक्षाओं में टाउ बराबर पी साइन थीटा का डेरिवेशन और उसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछा है कई बार परीक्षाओं में। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसके बराबर हो रहा है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो द्विध्रुव को एकांक ई बराबर 1 है, एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो ये हम प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकाल लिए। ये चैप्टर में आपका ये लास्ट टॉपिक था, इस पर आप न्यूमेरिकल देखेंगे, इनको आप ध्यान से पढ़ें, इसका अभ्यास करें, बार बार वीडियो को देखें, समझें। अब अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, गॉस की प्रमेय के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।